नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। मशहूर फिल्म अभिनेता और सुपरस्टार आमिर खान क्या देशद्रोही हो गए हैं? क्या वो भारत विरोधी शक्तियों के साथ मिल गए हैं? क्या वो भारत के खिलाफ किसी तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं? आप शायद मेरी इन बातों को सुनकर चौंक गए होंगे। कहाँ आमिर खान, कहाँ उनके ऊपर देशद्रोह के आरोप। लेकिन ये सच है, और सच इसलिए है क्योंकि इसको अब बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में और बड़े बड़े लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है। कुछ सोशल मीडिया पर अगर ट्रोल कर रहा होता तो शायद इस मुद्दे को इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन अगर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार अगर इस तरीके की बातें कहते हैं तो उसको गंभीरता से लेना जरूरी हो जाता है। गंभीरता से इसलिए क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति पर इस तरीके का कीचड़ उछालते हैं, जब उसको आप देशद्रोही घोषित करते हैं, जिसकी देशभक्ति पर, जिसकी देश की निष्ठा पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते, जिसने अपना पूरा जीवन भारत के लिए लगा दिया, तो इस तरीके के आरोप कई गहरे सवाल खड़े करते हैं। इन सवालों पर हम आपसे करेंगे बातचीत, पूछेंगे कुछ तीखे सवाल, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। हमारी अपील ये है कि सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को मजबूत करने की, उसको स्थापित करने की नए सिरे से। हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे और सत्य हिंदी सदस्यता अभियान का से जुड़ेंगे और हमें आर्थिक भुगतान करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे, तो न केवल हमारी बहुत मदद होगी बल्कि पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने में भी आपकी भूमिका बहुत सराहनीय होगी। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। तो आमिर खान के बारे में बात करते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब आमिर खान अपनी एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए वो इस्तांबुल गए थे, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल। और इस्तांबुल में उनकी फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा। जब वो उस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो वहाँ के राष्ट्रपति तैयब अर्दवान की पत्नी इमिने अर्दवान ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। दोनों लोगों की मुलाकात हुई और उसके बाद आमिर खान ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो मिसेज अर्दवान थी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर आमिर खान के साथ अपनी तस्वीर डाल दी और उसके बाद उन्होंने कमेंट लिखा। उन्होंने लिखा कि मुझे दुनिया के मशहूर भारतीय अभिनेता, फिल्म प्रोड्यूसर और निर्देशक आमिर खान से इस्तांबुल में मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे यह जानकर बेहद खुशी है कि अपनी नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग वो तुर्की के कई इलाकों में कर रहे हैं। मुझे बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार है। ट्विटर पर यह तस्वीर और यह कमेंट आने के बाद तमाम हिंदुत्ववादियों को एक तरीके की मिर्च लग गई और उन लोगों ने आमिर खान को देशद्रोही, देश विरोधी, भारत विरोधी, न जाने क्या क्या कहना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पे ये ट्रोलिंग चली रही थी और उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया में इस तरीके की चीज़ें लगातार चलती रहती हैं और आपके पास उसको इग्नोर करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन ये मामला तब गंभीर हो गया जब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस पर टिप्पणी की। जब इतने बड़े संगठन का कोई व्यक्ति टिप्पणी करता है तब उसको संज्ञान में लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम उनसे ही अपेक्षा नहीं रखते हैं। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने लिखा, हालांकि उन्होंने आमिर खान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने लिखा कुछ लोग और अभिनेता उन लोगों के प्रति झुकाव रखते हैं जो भारत विरोध के लिए जाने जाते हैं। तुर्की की प्रथम महिला से एक अभिनेता की मुलाकात करने में गौरव का अनुभव करने से ये सच साफ हो जाता है। मतलब अगर वो आमिर खान तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ एक कर्टसी मुलाकात कर लेते हैं तो उनके बारे में ये फतवा जारी हो जाता है कि दरअसल वो भारत विरोधी काम में लगे हुए हैं और जो लोग भारत का विरोध कर रहे हैं उनके साथ मिलने में उनको गौरव की अनुभूति होती है। जाहिर सी बात है, जब संगठन के इतने बड़े नेता ने
इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी तो पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो संगठन के प्रवक्ता है, वो क्यों पीछे रहते? और उन्होंने भी फिर अपनी टिप्पणी चिपका दी। उन्होंने कहा भारत के लोगों और भारतीय दर्शकों ने उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया और उन्हें अभिनेता बना दिया। आज ये लोग भारत विरोधी तुर्की के लोगों से मिलने में गौरव का अनुभव कर रहे हैं। इन सज्जन का नाम लेना ठीक नहीं होगा क्योंकि इतने बड़े आदमी है ही नहीं उनका नाम लिया जाए, लेकिन चूंकि प्रवक्ता है इसलिए उनका जिक्र करना जरूरी था। उनकी भाषा को जरा देखिए। भारत के लोगों और भारतीय दर्शकों ने उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया। आमिर खान भारतीय हैं, भारत के सिनेमा में, भारत की फिल्मों में काम करते हैं। भारत के लोगों ने उनको प्यार दिया है, उन्हें विश्व हिंदू परिषद ने नहीं बनाया है। उन्हें जो प्यार मिला है वो अपने क्राफ्ट की वजह से मिला है, अपनी फिल्मों की वजह से मिला है, जो बेहतरीन फिल्में की जिनमें एक से एक खूबसूरत फिल्में हैं, उसके लिए उनको मिला है। ये जो पैटर्नाइजिंग टेंडेंसी है, जो सामंतवादी प्रवृत्ति है, ये इन्हों अपने पास रखनी चाहिए। अभी तक इस पूरे मसले पर आमिर खान की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। जैसे आमिर खान की प्रतिक्रिया मिलेगी हम आपको इस बारे में जरूर अवगत कराएंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एक नई धारा इन दिनों चल निकली है पिछले कई सालों से। वो धारा यह है कि किसी को भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे देना, किसी की भी देशभक्ति पर सवाल खड़े कर देना, किसी को भी गद्दार बता देना, किसी को जयचंद बता देना, किसी को मीर जाफर बता देना और किसी को भी आप उसके चरित्र का हनन कर देना, आजकल के कुछ फर्जी राष्ट्रवादियों का एक तरीके से चलन हो गया है। और ये जानबूझकर किया जाता है, जानबूझकर किया जाता है ताकि आपकी छवि को नष्ट किया जा सके और आपका चरित्र हनन किया जा सके और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खत्म किया जा सके। लेकिन ऐसे लोगों से एक सवाल है। सवाल यह है कि अगर तुर्की की राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात करना अगर देशद्रोह है, तो फिर इस देश के अंदर ये देशद्रोह मेरे ख्याल से रोजाना किया जा रहा है और बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वे लोग कर रहे हैं जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो लोग हैं जो कैबिनेट मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, वो लोग इस तरीके का अपराध कर रहे हैं। तो फिर उन लोगों को भी देशद्रोही क्यों नहीं घोषित कर दिया जाता? और मैं आपको सिर्फ 3 उदाहरण देना चाहता हूं और इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा कि दरअसल ये लोग जो फतवा देते रहते हैं, जो सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, इनकी मानसिकता क्या है, ये किस मानसिकता से प्रभावित है, किस तरीके की जहनियत है इन लोगों की। आपको याद होगा भारत को करगिल का युद्ध झेलना पड़ा था, पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी। जवाबी कार्रवाई करने के बाद पाकिस्तान को बुरी तरीके से परास्त किया था। लेकिन इस घटना के बाद उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे, तब पाकिस्तान के डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को भारत बुलाया था, आगरा में उनकी अगवानी की थी और उनके साथ शिखर वार्ता हुई थी। और टीवी चैनल्स ने उसको इस तरीके से कवरेज की थी कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा इवेंट हो। और वाकई में ये बड़ा इवेंट था। भारत और पाकिस्तान के बीच 2 राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात करगिल के युद्ध के बाद खबर के लिहाज से भी बड़ी थी। उस वक्त यही विश्व हिंदू परिषद के लोगों की जुबान क्यों बंद हो गई थी? जिस पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने भारत पर हमला किया, भारत के 400 से ज्यादा जवान शहीद हुए, उन्हीं सेनाध्यक्ष जो बाद में डिक्टेटर बनते हैं, उनकी आगरा में अगवानी की जाती है और उनके साथ मुलाकात की जाती है। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी को या जो पूरी टीम जो उनसे मिलने गई थी, क्या उनको देशद्रोही तब उन्होंने घोषित किया था? एक सवाल है। आपको याद होगा लाल कृष्ण आडवाणी काफी दिनों पहले जब वो पार्टी के बड़े तपे तपाए नेता हुआ करते थे, पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, पार्टी चुनाव हार चुकी थी 2004 के बाद, तो वो पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान जाके उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पर उनकी जो किताब थी, उस किताब में कुछ शब्द लिखे थे और उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया था कि दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्ना को सेकुलर घोषित किया है। याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना वो शख्स थे जिन्होंने भारत के बंटवारा करवाया।
जिनकी वजह से पाकिस्तान बना, जिसकी वजह से 1947 में कत्लो गारत हुई, जिनकी वजह से लाखों करोड़ों लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए, हजारों लोगों की जानें गई, लाखों लोग उजड़ गए, और भारत के सीने पे आज भी वो घाव एक नासूर की तरीके से है। किसी भी मुल्क का बंटवारा जो लोग करवाते हैं उनको कभी माफ नहीं किया जाता। लेकिन वही लाल कृष्ण आडवाणी, उन्हीं बीजेपी के अध्यक्ष पाकिस्तान जाते हैं और जिन्ना को सेकुलर बताने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि बाद में लाल कृष्ण आडवाणी को इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन क्या तब लाल कृष्ण आडवाणी को विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, तमाम हिंदुत्ववादियों ने क्या उनको देशद्रोही घोषित किया था? क्या ये कहा था कि उनको भारत विरोधी लोगों के साथ मिलने में या उनको सर्टिफिकेट देने में या उनको सेकुलर बताने में उनको गौरव की अनुभूति होती है? इतना ही नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी के बाद एक लंबे समय तक देश के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह ने एक किताब लिखी, और उस किताब में भी जो है वो जिन्ना को सेकुलर बताने की कोशिश की गई। जसवंत सिंह से भी इस्तीफा लिया गया, लेकिन तब किसी ने जसवंत सिंह को राष्ट्र विरोधी नहीं कहा था। और हाल का वाकया 2014, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। सबको मालूम था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, लगातार कश्मीर के अंदर और कश्मीर के बाहर आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करता है। 26/11 जैसा कांड पाकिस्तान के इशारे पर हुआ था, इसने पूरे हिंदुस्तान की नींव हिला दी थी। उन्हीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जब नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करते हैं तो उनको अपने शपथ ग्रहण के समारोह में बुलाते हैं। न केवल बुलाते हैं बल्कि कुछ समय के बाद वो अफगानिस्तान से जब वापस लौट रहे होते हैं तो अचानक उनका विमान लाहौर में उतरता है। उतर के वो नवाज शरीफ से मिलते हैं, उनको उनकी माँ को साड़ी गिफ्ट करते हैं और उनसे गले लगते हैं। तो क्या फिर नरेंद्र मोदी को देशद्रोही घोषित कर दिया जाना चाहिए? उस वक्त विश्व हिंदू परिषद की जुबान को चुप थी। बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन दरअसल कुछ लोग जिनकी जहनियत जो है वो एक खास तरीके से चलती है, जो चीज़ों को खास तरीके से सोचते हैं और वो चीज़ों को खास खांचे में डालकर देखते हैं। आमिर खान को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि आमिर खान जो है वो न केवल मशहूर अभिनेता है बल्कि वो एक धर्म विषय से संबंधित है। इसलिए बार बार उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़े किए जाते हैं। आज से आपको याद होगा 2015 में उन्होंने एक अखबार के समारोह में एक छोटी सी टिप्पणी की थी जब मॉब लिंचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पत्नी से किरण से बात कर रहा तो किरण ने ये कहा कि क्या हमें भारत से चले जाना चाहिए क्योंकि हम रोज़ अखबार उठाते हैं और हमें देख के डर लगने लगता है। उस छोटी सी टिप्पणी पर, जो आमिर खान की भी अपनी टिप्पणी नहीं थी, उनकी पत्नी ने एक चिंता जताई थी, उसको लेके भयानक हंगामा पूरे देश के अंदर रचा गया। यहाँ तक कि कुछ प्रोडक्ट के जो वो विज्ञापन कर रहे थे उन विज्ञापनदाताओं ने भी उनसे वो विज्ञापन वापस छीन लिए थे और आमिर खान को एक खलनायक विलन की तरीके से पेश करने की कोशिश की गई थी। तो दरअसल ये कोशिश है लगातार विभाजन की राजनीति को बढ़ाए रखना, लगातार विभाजन की जहनियत को फैलाना, एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करना, उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़े करना, फिर चाहे वो कश्मीर का सवाल हो, चाहे वो नागरिकता संबंधी कानून का सवाल हो, चाहे वो शाहीन बाग का मसला हो, टारगेट पे, निशाने पे सिर्फ एक ही समुदाय के लोग रहते हैं और जानबूझकर ऐसा किया जाता है। ये प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए क्योंकि इससे देश का भला नहीं हो रहा है, इससे देश का नुकसान होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बिगड़ती है। कश्मीर के सवाल पे सिर्फ तुर्की ने ही प्रश्न नहीं खड़े किए थे बल्कि ओआईसी कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, 56 देशों का संगठन, उसने भी सवाल खड़े किए थे। तो क्या 56 देशों के साथ भारत को अपने रिश्ते तोड़ लेने चाहिए? क्या तुर्की के साथ भारत को अपने रिश्ते तोड़ लेने चाहिए? क्या अमेरिका के जो तमाम डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्होंने सवाल खड़े किए, अभी हाल का वाकया कमला हैरिस का जो उपराष्ट्रपति बन सकती हैं, तो क्या उनसे सारे संपर्क तोड़ लेने चाहिए? और जो लोग उनसे मिलने जाएंगे क्या वो सारे के सारे लोग देशद्रोही हो जाएंगे? क्या उनको माना जाएगा कि वो भारत विरोधी जो लोग होते हैं उनसे मिलने में गौरव की अनुभूति करते हैं? ये किस तरीके की डिबेट है? ये किस तरीके का डिस्कशन है? मुझे लगता है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं ये एक फर्जी राष्ट्रवाद को देश के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों को जो है तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाना चाहिए और इनको समझना चाहिए कि उनकी इन हरकतों की वजह से हिंदुस्तान जो है वो
नुकसान हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी छवि को एक दूसरे तरीके के मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।